हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नीट के सॉल्यूशंस देख रहे थे और पार्ट 4 है अभी हमारे पास। चैप्टर चल रहा था वर्क एनर्जी एंड पावर, है ना। 11 का सिलेबस में पढ़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31 में एक पार्टिकल है आपके पास जिसका मास m बोला है और रेस्ट पर है, विच मीन्स आपके पास u का टर्म कितना हो जाएगा 0। इट अंडरगोज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेट अस अज्यूम एक्सेलरेशन का टर्म यहाँ पे a दे दिया है, ठीक है। If the speed acquires in time t is given by the value v, आपको बताना है पावर डिलीवर्ड कितनी होगी। तो ये मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके पास बच्चों, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मास है m, इनिशियली वो u कितना चल रहा है 0 पे और टाइम भी कितना हो जाएगा 0, ठीक है। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है और ऑब्वियस सी बात है कुछ v पर पहुंचेगा। मास इसका उतना ही रहने वाला है, टाइम यहाँ हो जाएगा t बराबर कैपिटल T, ठीक है। और ये जो v का टर्म है ना, ये उसका v कहलाएगा। क्वेश्चन में देखो वही लिखा हुआ है। आपको बताना है बच्चों पावर का फॉर्मूला क्या होगा या पावर का एक्सप्रेशन कितना मिलने वाला है। सो पावर को अपन लोग किन किन फॉर्म से जानते हैं। पावर जनरली होता है आपके पास, पावर इज रिटर्न एज वर्क डन पर यूनिट टाइम विच इज रिटर्न एज dw डिवाइड बाय dt, ठीक है। इसको ऐसा भी लिखते हैं, अपन लोग स्टडी कर लेते हैं तो ये हो जाता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, है ना। इस तरह से वेक्टर से बना देते हैं अपन लोग। तो यहीं से बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो पावर का एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है आप लोगों को, पावर मिल जाएगा यहाँ से, मास की वैल्यू m हो जाएगी, ठीक है, m। और तो बच्चों यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है आपको। ये हो जाएगा पावर इक्वल्स टू, फोर्स की जगह लिख दूंगा मैं मास दैट इज कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा v, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं अपन लोग, मास लिखा है, एक्सेलरेशन की जगह पे हो जाएगा dv डिवाइड बाय dt और v की जगह पे क्या हो जाएगा बड़ा वाला v, और ये हो गया आपका पावर। इसको यहाँ बुला लो बच्चों, तो हो जाएगा p डॉट dt, ठीक है। ये हो जाएगा आपके बराबर m इंटू v डॉट dv। अब दोनों साइड क्या करना है आपको, इंटीग्रेट करना, बिकॉज डिफरेंशियल टर्म्स मिले हुए थे मुझे। तो टाइम जाएगा 0 से लेके कैपिटल T तक और ये जाएगा u की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल वाले v तक। तो ये हो जाएगा p डॉट t, है ना, इक्वल्स टू ये हो जाएगा m, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे और इसका आंसर हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 से लेके v तक का टर्म है। तो यहाँ से बच्चों अपन को फॉर्मूला मिल गया, पावर शुड बी 1/2, ठीक है। मास होगा कैपिटल v का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा t, और यही आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। तो 1/2 और mv स्क्वायर बाय t, प्रॉब्लम नंबर डी इसकी सही जा रही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 32 में एक ब्लॉक है जिसका मास m है और लोअर एंड पे अटैच करके रखा है इसको वर्टिकली सस्पेंडेड स्प्रिंग से। सो स्प्रिंग है वो सीलिंग के साथ हैंग करके रखा हुआ है, फोर्स कांस्टेंट k है। कुछ ऐसा कह रहा है बच्चों क्वेश्चन आपसे ये कि मान लो ये आपके पास रूफ टॉप लगा रखा है और स्प्रिंग यहाँ पे हैंग करके रखा है वर्टिकल, जिसका कांस्टेंट कितना है k, और यहाँ पे बच्चों आपके पास मास हो गया है m, ठीक है। फिर कहता है द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द लेंथ अलोंग द स्ट्रिंग। एक्सटेंशन पूछी मतलब आपको एक्स का टर्म बताना है। ऐसी कोई क्वेश्चन आती मतलब यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं ग्राउंड से पढ़ने की कोशिश करूँगा तो इनिशियली इसकी हाइट जो कहलाएगी वो h कहलाएगी बच्चों, और बाद में इसको जब आप एक्सटेंड कर दोगे इस तरह से, मतलब रिलीज कर दोगे तो कुछ एक्सटेंड हो जाएगा ये, तब इसके पास जो हाइट बचेगी ना वो बचेगी कि कुछ एक्सटेंशन आ जाएगा यहाँ पे x। तो पूरा वैल्यू कितना था h था आपके पास, तो x वहाँ से क्या हो गया एक्सटेंड हो गया, तो बच कितना जाएगा बच्चों h माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका k, और ये वापस से आपका क्या हो जाएगा m। ओके, ये आपके पास हो गया फर्स्ट कंडीशन, ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन। कुछ नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चनों में, आपको सिर्फ लिखना है मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर कर देना प्यारे बच्चों इसको, मैकेनिकल एनर्जी किसके साथ, फाइनल के साथ, और स्टडी कर लेना, ठीक है। मैकेनिकल में काइनेटिक और पोटेंशियल सब आ जाते हैं, और पोटेंशियल दोनों टाइप के आ जाएंगे, कौन कौन से, ग्रेविटेशनल वाला भी और इलास्टिक वाला भी, ठीक है। तो काइनेटिक की बात करते हैं शुरू में, ये बॉडी रेस्ट कर रही मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी जाएगी 0, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी वो हो जाएगी m इंटू जी इंटू एच बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। बट स्प्रिंग क्या है, स्ट्रेच नहीं है, तो स्प्रिंग के लिए क्या हो जाएगा 0, ये अनस्ट्रेच कंडीशन पे है। बाद में क्या हो रहा है बच्चों, फिर से आगे ये रेस्ट कर लेगा ये यहाँ पे, तो काइनेटिक तो 0 है, लेकिन पोटेंशियल ग्राउंड से आप मेजर करोगे तो ये हाइट पे जा रही बात है ना, तो वो हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटी इंटू h माइनस एक्स, ठीक है। और कुछ इसने एक्सटेंशन कर लिया तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई है अब जाकर, तो आपको लिखना चाहिए यहाँ पे प्लस करके 1/2, और ये हो जाएगा kx स्क्वायर।
जब इसको ओपन करोगे तो MgH यहाँ पर भी है, MgH यहाँ पर भी है, ये सब टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिलेशन में चले जाएंगे और ये इधर आ जाएगा। विच मीन्स आपको लिखना चाहिए M इंटू जी इंटू एक्स बराबर किसके आ रहा है बच्चों, 1/2, ये हो जाएगा KX²। x को अलग कर सकते हो, 2mg आ गया और नीचे आ जाएगा तुम्हारा k, 2mg डिवाइड बाय k इक्वल्स टू योर x एंड दिस x इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन। ठीक है, ये x क्या हो जाएगा आप लोगों का मैक्सिमम फॉर्म में जो एक्सटेंड कर रहा है। तो यही आपसे पूछा है लॉन्ग द लेंथ, इसमें कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। जब आप इसको रिलीज करोगे तो मास इज नाउ रिलीज करने पे ये कुछ ना कुछ अपनी एक्सटेंशन बॉटम पे लेकर आएगा। क्योंकि पहले वाला डिस्टेंस h था तो बाद में बन जाएगा ये h माइनस एक्स, बिकॉज x का टर्म यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल में आ जाता है और चाहे बच्चा अगर इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर्ड है तो सीधा ये क्वेश्चन लिख सकता है कि सर जितना भी स्टोर्ड होगा एनर्जी में उतना ही लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी में। इलास्टिक रेंज जितना स्टोर्ड होगी इंक्रीज हो रही है उतना ही लॉस किसमें होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। इन दोनों लाइन्स की ज़रूरत भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 33 में एक बॉडी है, मास 1 kg है, इसको अपवर्ड थ्रो किया इन्होंने और वेलोसिटी कितना है 20, विच मीन्स प्यारे बच्चों ये u का टर्म है। ठीक है, वो मोमेंटरली जाकर के रेस्ट करता है 18 मीटर पे, विच मीन्स यहाँ पर इसकी एनर्जी पूरी ख़त्म हो चुकी है, काइनेटिक और पोटेंशियल मैक्सिमम पे पहुँच गई है। हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन। तो चलो स्टडी करते हैं इसको, एनर्जी एयर फ्रिक्शन में कितना लॉस हुआ है ना। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या कह रहा है, इसके पास शुरुआत में 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है ना। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको ये मान लेते हैं कि अगर एयर की प्रेजेंस नहीं होती तो क्या करता है ये बॉडी, ये ऊपर की तरफ बढ़ता। u की वैल्यू कितनी लिखी है 20 देखकर अपन को अगर बातें थोड़ी बहुत मालूम है मैकेनिक्स की तो ये अपन कह सकते हैं कि सर ये 2 सेकेंड में जाके ख़त्म हो जाएगा और v का टर्म यहाँ पे क्या होना चाहिए 0। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आइडियल, ठीक है। उस कंडीशन में जितना भी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बन रहा है बच्चों वो पूरा ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कुछ नहीं कह रहा आपसे। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं अपन। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इनिशियल, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इट शुड बी 1/2 m इंटू v²। ये हो जाएगा 1/2, मास की वैल्यू 1 है और ये लिखा है बच्चों मैंने 20 इंटू 20, इट शुड बी 400 डिवाइड बाई 2 विच शुड बी 200 जूल्स। अब ये 200 जूल्स थी, इसके पास एनर्जी मैक्सिमम कंडीशन में कितनी होनी चाहिए थी 200 जूल्स। तो जो एक्चुअल में दिया गया है ये आपको कि हाइट कितना रेस कर रहा है ये 18 मीटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एयर फ्रिक्शन लग गया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एयर फ्रिक्शन। कितना हाइट अटेंड किया इसने 18 मीटर। तो यहाँ पर कितना है पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। फ्रिक्शन की वजह से ऑब्वियसली थोड़ा कम ही गया होगा ये। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अपन फाइंड करते हैं, तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इट शुड बी m इंटू जी इंटू द गिवन हाइट। तो मास की जगह 1 हो जाएगा, g की वैल्यू 10 लेने को सामने वाले ने अपन से बोला ही है, और हाइट है बच्चों आपके पास 18, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 180, और एनर्जी तो कितना हो जाएगा जूल्स। तो एक आंसर ये रहा आपका और आइडियल आंसर आपका ये रहा, विच मीन्स जो लॉस हुआ है, लॉस एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन इट शुड बी 200 होना चाहिए था और है कितना बच्चों अपना 180, विच मीन्स हमारा आंसर कितना हो गया 20 जूल्स, और ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और बच्चों यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34 में बच्चों कहता है कि एक्सप्लोजन की वजह से ना एक बड़ी सी रॉक के ना 3 पार्ट्स हो गए ना, रॉक इज ब्लोज ना 3 पार्ट। जो 2 पार्ट हैं उसके वो राइट एंगल पे जाते हैं। ये बहुत ही स्टैंडर्ड और रिपीटेटिव प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम हमेशा बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि याद रखें और ध्यान में रखें, ठीक है। 2 पार्ट कहाँ जाएंगे, राइट एंगल पे, और थर्ड वाला उनके रिजल्टेंट के ऑपोजिट जाता है, राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। दीज 2 पार्ट्स आर, एक पार्ट है बच्चों 1 kg का जो मूव कर रहा है 12 की स्पीड से, और दूसरा है 2 kg का, सेकेंड पार्ट 2 kg मूविंग विथ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो थर्ड पार्ट है उसकी वेलोसिटी दी गई है और मास अपन से पूछ लिया है, विच मीन्स कुछ ऐसी बात बोली है क्वेश्चन वाले ने, ध्यान दीजिए आप। यहाँ पे बच्चों आपके पास रॉक में क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है। तो एक पार्ट तो इसका इधर निकल जाएगा और एक पार्ट बच्चों इसका ऊपर निकल जाएगा, ठीक है।
m1 का टर्म हो गया यहाँ पे 1 और m2 का टर्म कितना हो गया यहाँ पे 2, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 1 kg वाला चल के जा रहा है अपना 12 मीटर पर सेकेंड से, और ये जा रहा है बच्चों क्वेश्चन के हिसाब से ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड से। अब दोनों के पास क्या होगा, यहाँ पर मोमेंटम ज़रूर होगा, ठीक है, और वही मोमेंटम आप यहाँ पर क्या करोगे, P1 प्लस P2 के नाम से इधर बताओगे, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। तो एग्जैक्टली इसका रिवर्स में आपका जो थर्ड वाला होगा वो गया होगा, ठीक है, इसका बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में ना, नेगेटिव करके बोलते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसके पास होगा मोमेंटम थर्ड होगा, यहाँ पर m3 जा रहा होगा और इसकी जो स्पीड होगी वो हो जाएगी 4 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये पता है, ये अपन निकाल लेंगे अभी और उससे अपन को ये मिल जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। तो मोमेंटम इनिशियल बराबर कितना हो जाएगा, मोमेंटम फाइनल, ये हमेशा याद रखें। ये मान लें कि शुरू में ही आपका बॉम्ब चुपचाप रेस्ट कर रहा है, तो इनिशियल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 0, और फाइनल कितना हो जाएगा P1 मोमेंटम का वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा P2 मोमेंटम का वेक्टर। सिमिलरली यहाँ मुझे लिखना चाहिए P3, वेक्टर में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा बोल सकते हो सर फर्स्ट बॉडी के लिए, सेकेंड बॉडी के लिए और थर्ड बॉडी के लिए। अब अगर आपसे मैं बोलूँ P3 का मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, P3 का जो वेक्टर है वो हो जाएगा नेगेटिव लगा के, जहाँ पर भी आपका P1 जा रहा है और P2 मिल करके जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो P1 P2 यहाँ जा रहे होंगे बच्चों, ये रहा इन लोगों का रिजल्टेंट P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर जा रहा है, देखो ढंग से। इसी को जब आप नेगेटिव लगाओगे ना तो ये आ गया आपका P3। ये इतनी सी बात बस समझानी होती है बच्चों को, लेकिन मेन एग्जाम हॉल में ना आपको इतना सिक्वेंशियली और स्टेप वाइज नहीं जाना होता है, आपको डायरेक्ट बात करनी है, वहाँ आंसर ला के देना सामने वाले को। तो P1 P2 को अपन क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड में निकाल लेते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि इन सब के आगे ना आप ऐसे ये मैग्नीट्यूड लगा दो, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो P1 P2 का अपन मॉड फाइंड करते हैं, वो कुछ ऐसा हो जाएगा रूट के अंदर, ठीक है, वो हो जाएगा P1 का स्क्वायर प्लस यहाँ करना होगा बस P2 का स्क्वायर। जो बच्चों ऐसा कुछ मिल रहा होगा, P1 मतलब क्या हो जाएगा m1 इंटू V1। मोमेंटम मतलब क्या होता है, मोमेंटम का मतलब सीधा सीधा क्या हो जाता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो हो जाएगा फर्स्ट वाले का मास और फर्स्ट वाले का वेलोसिटी का स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड वाले का मास और सेकंड वाले के वेलोसिटी का स्क्वायर। ये हो रहा है 144 और ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर, दैट इज 256, विच मीन्स रूट के अंदर आना चाहिए आपका 400, और आंसर आ गया मेरा 20 kg मीटर्स पर सेकेंड। और यहाँ मुझको लिखना चाहिए इक्वल टू में, ये टर्म बच्चों P3 की थी, और P3 का मतलब होता है m3 इंटू V3। और सब बच्चों को समझ में आ गया अब क्या करने वाले हैं सर। इन दोनों में से आपको कोई एक चीज़ देगा और दूसरी पूछेगा, और किसी क्वेश्चन में ये दे देगा, ये पूछेगा और ये देगा, ठीक है। यहाँ देखो अपन को वेलोसिटी दी हुई है थर्ड की, ठीक है, तो वेलोसिटी थर्ड की होगी तो मास पूछा जाएगा ऑब्वियसली। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 20/4 विच शुड बी 5, और मास है तो क्या होना चाहिए kg। ऑप्शन नंबर आपका डी आना चाहिए और यही सही है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 में आपके पास एक इंजन है जो पंप कर रहा है बच्चों वाटर को कंटिन्यूसली फ्रॉम अ होज ऑफ वाटर, है ना। वाटर लीव कर रहा है उसी होज से विथ अ वेलोसिटी v और मास यहाँ पे m दिया है। m इज़ द मास पर यूनिट लेंथ। ये सबसे कंफ्यूजिंग टर्म लिखी हुई है बच्चों। जो m दिख रहा है आपको जनरल सा, वो बेसिकली क्या है, मास पर यूनिट लेंथ का टर्म है ऑफ द वाटर जेट। नाउ व्हाट इज़ द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज़ बीइंग इम्पार्टेड टू द वाटर। कोई जनरल सा अगर अपन मोटर का डायग्राम यहाँ बना लेते हैं इस तरह से, तो मोटर आप लोगों ने ऑपरेट करते हुए देखी होगी, वो कुछ इस तरह से पानी को इस तरह डिग करती है और यहाँ से इसको ऐसे करके अपने होज से बाहर की तरफ लेके जाती है। तो किसी भी एक जनरल सी लेंथ पे अगर अपन वाटर की बात करें ना, तो किसी एक जनरलाइज लेंथ पर जो मास है वो m का टर्म दिया हुआ है। इसी को क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले मैं। जो स्मॉल m दिया हुआ है ना बच्चों, बेसिकली वो आपको दिया हुआ है मास, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। इसका ये मतलब है कि इस m को आपको लिखना पड़ेगा जो एक्चुअल मास है, ठीक है, डिवाइड बाय लेंथ। यहाँ से जो एक्चुअल मास आना चाहिए वो कितना आ रहा है आपका, m इंटू एल का टर्म आ रहा है बच्चों, ये ध्यान दो आप अच्छे से, ठीक है। ये तो आपका एक फैक्टर दे दिया उसने, ये आपका मास है जो काम करना चाहिए। अब क्वेश्चन में यहाँ पे रेट भी पूछा है इसने, है ना, व्हाट इज द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो नाउ यू कैन से इट कि सर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी का जो रेट होगा, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट शुड बी रिटन लाइक कि काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, है ना, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टाइम का टर्म होगा, उसका आंसर आपको यहाँ पे बताना है, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। तो कुछ ऐसे बताना है हमें कि देखो ये पर यूनिट लेंथ पे चल रहा है, तो ये हो गया आपका मास, मास ये m का टर्म है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। देखो यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ,
तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर मास से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो अपने पास m.l का टर्म आ रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ मास पर यूनिट लेंथ का टर्म है आपके पास स्मॉल m। क्वेश्चन 35 देखो, एक इंजन है जो पंप कर रहा है बच्चों वाटर को कंटिन्यूसली, है ना, वाटर पाइप के ओपनिंग को हुज बोलते हैं हम लोग, एंड लीड्स थ्रू द हुज विद अ वेलोसिटी v। और यहाँ पे ध्यान रखना जो m दिया हुआ है ना वो मास पर यूनिट लेंथ का टर्म होता है। व्हाट इज द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी? तो यहाँ पे बच्चों उसने काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछा है, उसने काइनेटिक एनर्जी का रेट पूछा है। तो बेसिकली वो होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पर सेकंड की बात होती है, ठीक है, पर सेकंड। पहले समझते हैं डायग्राम के थ्रू इसको। ये कोई मोटर का एग्जाम डायग्राम समझ लो। मोटर बच्चों इस तरह से वाटर को पंप करती है और अपने इस तरह से हुज से इसको बाहर की तरफ ले जाती है ना, तो ये हो जाएगा v। किसी एक क्रॉस सेक्शन पे अगर पढ़ेंगे ना तो कुछ मास होगा और पर यूनिट लेंथ का टर्म होगा, तो वो मास यहाँ पे m डैश होगा, और वही मास पर यूनिट लेंथ क्वेश्चन में आपको m दिया है। कंफ्यूजन मत करना, ये हम m को मास पढ़ते हैं आज तक, इसने जानबूझ के दिया है m डैश बाय l का टर्म। तो यहाँ से बच्चों आपको m डैश का टर्म कितना मिल गया, m इंटू एल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे मास पर सेकंड में इंटरेस्ट है, मास पर सेकंड में, क्यों, आंसर भी अपन को काइनेटिक एनर्जी को रेट में बताना है ना, तो इसका मतलब है मास, ठीक है, पर सेकंड का मतलब है टी कर दूंगा, तो ये हो जाएगा m.l बाय टी। क्योंकि देखो इसको यहाँ ये लिख सकते हैं अपन, लेंथ बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी का टर्म, तो m इंटू वी आ गया और ये अपना पार्शियल आंसर मिल चुका है क्योंकि ये v से आप बाहर जा रहा है। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड का मतलब क्या होता है मालूम है आपको, 1/2 लिखेंगे, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है पर सेकंड, तो जो मास इस्तेमाल करेंगे आप लोग वो मास भी कौन सा हो जाएगा, मास फ्लोइंग थ्रू द पाइप पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय वी का स्क्वायर, और आंसर आ चुका है अपना 1/2 है। ये टर्म बच्चों यहाँ पे लिखी हुई है, तो m इंटू वी कर देता हूँ और इसको लिख देता हूँ मैं v का स्क्वायर, तो आंसर होना चाहिए 1/2 m इंटू वी का यहाँ पे क्यूब मिल रहा है, और ऑप्शन अपना डी यहाँ पे सही बैठ जाएगा। गलती मत करके आना पेपर में, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी मत लिखना आप लोग। ऑलरेडी यहाँ पे लेंथ देखे उसने गड़बड़ करने की कोशिश करी, फिर टाइम का रेट पूछ लिया, यहाँ और गलती करी है। कहने को ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन दे आर वेरी लाइकली चांसेस, मोर चांसेस की गलती हो हमसे यहाँ पे। तो पहले हमने देखो यहाँ पे मास निकाला m डैश, उसको पर सेकंड में कन्वर्ट किया, उसी के बेस पे फॉर्मूला लिखा, और एक मोटर का एक जनरल उसको एक डायग्राम से हमने पढ़ने की कोशिश करी, ठीक है, और फाइनल आंसर हमारे पास ये है 1/2 m v का क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 में एक शेल बोला है इसने, शेल का मास बच्चों दिया हुआ है 200 ग्राम्स, और उसको इजेक्ट कर रहा है कि किसी गन से, उस गन का खुद का मास कितना है 4 kg, एंड बाय एन एक्सप्लोजन, और एनर्जी, टोटल जो एनर्जी मिल रही है वो कितनी है 1.05 किलो जूल्स। आपको बताना है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल। जब कोई गन अपन अज्यूम करते हैं और वो काफ़ी बड़े साइज़ का रहता है ना, कोई भी गन अगर ऐसा ले लो, किसी बड़े साइज़ का गन रहेगा तो उसके पास कुछ एक शेल होगा, तो शेल ब्लास्ट करके बाहर की तरफ जाता है, तो मास स्मॉल m कर लेते हैं और वेलोसिटी स्मॉल v कर लेते हैं। इसके पास जो मास होगा वो कैपिटल M कर लेते हैं और रिकॉइल की वजह से वो पीछे की तरफ आता है। ये बातें अपन को जानकारी होती है। कोई भी एक्सप्लोजन, कोई भी कोलिजन आपको पढ़ना होता है तो मोमेंटम बच्चों यहाँ पे इनिशियल बराबर मोमेंटम फाइनल पढ़ा करो। इनिशियली दोनों रेस्ट कर रहे हैं मतलब जीरो हो गया, और फाइनली मतलब क्या हो जाएगा, अगर राइट साइड में स्मॉल m इंटू वी गया है तो ये बैकवर्ड गया है, मतलब नेगेटिव साइड में ऐसा कुछ लिख देना है इसको, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। पेपर में आपको डायरेक्ट बोलना है कि कैपिटल M कैपिटल V विल बी इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू स्मॉल v। तो यहाँ से अगर मैं कैपिटल V निकाल लूँ तो कितना हो जाएगा, वो m डिवाइड बाय कैपिटल M इंटू स्मॉल v। ये इसलिए निकाला जा रहा है बिकॉज अपन को ये दिया नहीं हुआ है बच्चों, उसने सामने वाले ने, और ये भी अननोन है। क्यों ऐसा कर रहे हैं अपन, क्योंकि हमारे पास टोटल जो एनर्जी है उसकी वैल्यू दे रखी है इन लोगों ने। फाइनली जब ये एक्सप्लोजन हो जाएगा, शेल का मतलब होता है कोई बड़ी सी बुलेट जो किसी गन से अपन फायर करें, तो टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों सीधा सीधा 1/2 छोटा वाला मतलब शेल है ना, इंटू वी का स्क्वायर प्लस 1/2, क्योंकि एनर्जी स्केलर होते हैं डायरेक्ट ऐड करना होता है, इंटू m इंटू वी का स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ है आप लोगों को 1.05, ये हो गया किलो, ठीक है, जूल भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सॉल्व कर देते, 1/2 हो जाएगा, m हो जाएगा, v का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करके बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 1/2 कैपिटल M। इसकी जगह पे अब ये लिख देंगे अपन, तो ये हो जाएगा स्मॉल m बाय कैपिटल M इंटू स्मॉल v, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर।
तो हाफ एम वी स्क्वायर है, यहाँ पे हाफ हो जाएगा और एम इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर मिलना चाहिए कि 1/2 एम वी स्क्वायर तो बाहर आ गया। फर्स्ट वाले से तो 1 मिल जाएगा प्लस ये ठीक है, ये और ये सब बाहर निकल आएंगे, ठीक है, एम वी स्क्वायर से, है ना, ये नहीं, ये कट जाएगा एम बाय एम स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा सीधे सीधा आप लोगों के पास स्मॉल एम, क्योंकि दो एम मिल रहा है यहाँ पे, स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। और इसी की वैल्यू बच्चों 1.05 इंटू 10⁻3। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन लोग। स्मॉल वाला एम है, स्मॉल वाला एम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये सारी वैल्यूज अपन को मिल जाएंगे। तो चलो इसको वैल्यूज पुटअप करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये इसको इस तरह मिल जाएगा, 1/2 लिख लेता हूँ मैं। ये जो मास का टर्म है, स्मॉल मास की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 200, ठीक है, 200 ग्राम का है, तो नीचे क्या होना चाहिए 3 0। और वेलोसिटी वी स्क्वायर ये आपको फाइंड करनी है। एम कैपिटल एम कितना है 4 kg का है और ये 200 ग्राम है, तो 4 + 0.2 तो हो जाएगा 4.2 डिवाइड बाय 4 और यहाँ हो जाएगा 1.05 इंटू 10⁻3, ठीक है। फिर बच्चों आपको क्या करना है, इसको बस v के लिए सॉल्व कर देना है, ठीक है। मैं कुछ सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहा हूँ आप लोगों को, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ बचा है 10 और 4 का टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरफ मिल रहा है मुझे 4.2 हो जाएगा ये तो, और 10⁻3 है, ठीक है, और ये 10 मिल जाएगा, तो यहाँ पर 10 एक और मिल जाएगा। और उस तरफ खाली लिखा हुआ आपके पास वी स्क्वायर इंटू 4.2, उससे भी ये चला गया, 4 0 है ना। इसका मतलब क्या है, v की वैल्यू हो जाएंगी 10⁻2 विच शुड बी 100 मीटर पर सेकेंड, और यही अपना आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मार्क कर लेंगे। कोलिजन एक्सप्लोजन की कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको पहले तो ये लगाना है बच्चों, इनिशियल बराबर फाइनल, उसके बाद डिपेंड करता है क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ, उसके बाद अपन को आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 37 में जो वाटर है वो फॉल कर रहा है 60 मीटर की हाइट से, है ना, और ये इसका रेट है। तो बच्चों ये मास पर टाइम दिया हुआ है ना, तो dm/dt भी बोल सकते हो इसको, कि 15 kg पर सेकेंड, इतना kg 1 सेकेंड में गिर जाता है, किस पे, टरबाइन पे। और फ्रिक्शनल फोर्स कितने हैं, लॉसेस ये लॉस में काउंट होगा, ठीक है। पावर जनरेट कितना करेगा आपका टरबाइन। तो मान लो आप लोगों के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इस तरह से कोई टरबाइन बनाकर रखी हुई है, ये टरबाइन रोटेट करेगा जब यहाँ पे वाटर इस तरह से आप फॉल कराओगे, ठीक है। फॉल कराने का हाइट कितना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क को अपन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हो जाएगा m इंटू जी इंटू एच, नीचे क्या हो गया है t। थोड़ा रीअरेंज कर लो तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना अपन को, मास पर यूनिट टाइम अलग से दे दिया है, g है और h है, मतलब सब कुछ गिवन है बच्चों। यहाँ पे m/t का टर्म एग्जैक्टली 15 दिया हुआ है, g को 10 लेने को बोला है, और हाइट कितना है 60, तो 15 6 होता है 90, 2 0 लगा देता हूँ मैं, और ये हो जाएगा पावर, और आंसर मेरा मिल गया वाट में। अगर कोई एनर्जी कंजर्व नहीं, कोई एनर्जी लॉस नहीं होती, पूरी एनर्जी यहाँ पे कंजर्व हो जाती है अगर वाटर की, तो इसके पास पावर कितना आता, ये होता है 9 किलोवाट। लेकिन ये क्या कर रहा है, कुछ लॉस कर रहा है, ठीक है, किससे, फ्रिक्शन के लॉसेस कर रहा है, ऑब्वियसली करेगा ये। तो जो एनर्जी बच रही है ना, पावर जनरेटेड, वो हो जाएगा पावर जनरेटेड। इसका मतलब है जो पावर ग्रेविटेशनल एनर्जी की तरफ से मिली है वो कितनी मिली है बच्चों, 9000 माइनस इसका कितना हो जाएगा 10% ऑफ 9000। तो यहाँ आंसर मिलना चाहिए अपने को 9000 माइनस 10% करूँगा तो 900 मिलेगा, जो हो जाएगा 8100 वाट। जिसको आप ढंग से लिखोगे तो क्या बोलोगे, सर ये होना चाहिए 8.1 किलोवाट। इतना एनर्जी फाइनली प्रोड्यूस कर पाएगा। यहाँ से तो 9 आ रहा है, लेकिन कुछ लॉस करा इस टरबाइन ने, और आंसर मिल रहा है हमें 8.1 किलोवाट। सो आंसर सी इज आवर आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 38 में एक वर्टिकल स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है, उसको टेबल पे फिक्स कर दिया है ना, वर्टिकल फॉर्म में करा, ध्यान रखें इस बात का। एक बॉल है जिसका मास m है और हाइट h से उसको क्या करा है, अपर फ्री एंड पे उसको फॉल करा दिया है ना, फॉल्स वर्टिकली। तो क्या करें अपन, ये फॉल लिखा हुआ है ना, फॉल्स वर्टिकली। सो स्प्रिंग इज कंप्रेस बाय डिस्टेंस d। आपको नेट वर्क डन बताना है इस प्रोसेस में। तो ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो आपके पास स्प्रिंग है वो टेबल पे रखी हुई है, ठीक है, और ये भी अपने x0 पोजीशन पे है, और ये रहा आपका बॉल, है ना। ये बॉल कहाँ, कितने हाइट पर है प्यारे बच्चों, h हाइट पर है। लेकिन जब इसको कंप्रेस करेगा ना, ये बॉल यहाँ पे आ जाएगा, तो स्प्रिंग को ना थोड़ा सा ये कंप्रेस
कंडीशन पे चला जाएगा ये, विच मीन्स ये जब कोलाइजन करना शुरू करेगा अपना बॉल तो ये स्प्रिंग को ना थोड़ा नीचे की तरफ ऐसा ले जाके कंप्रेस कर चुका होगा और वो कंप्रेशन डी बताया गया है। और ऑलरेडी यहाँ की ऊपर की हाइट कितनी थी एच, और यहाँ पे आ गई आपकी बॉल, मतलब ये इनिशियल कंडीशन थी, ये कोलिजन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। और डायरेक्ट आप इसको सेकेंड कंडीशन बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि टोटल एनर्जी कितनी है तो उसको ऐसा लिखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सीधा सीधा, जो भी आपके पास मैकेनिकल एनर्जी होती है ना बच्चों इनिशियल, एग्जैक्टली वही एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। इसका मतलब होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जिसमें दोनों आ जाएंगे आपके, मतलब ग्रेविटेशनल भी आ जाएगा और इलास्टिक भी आ जाएगा। एंड हियर ऑल्सो यू नीड टू राइट काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ना कौन सी वाली, फाइनल। तो काइनेटिक तो 0 है बच्चों, पोटेंशियल कौन सी है इसके लिए फिलहाल अभी, है ना, यही आपका रेफरेंस पॉइंट है, यहीं पे खड़े होकर देखना है आपको, ठीक है। तो इससे एच हाइट ऊपर है ये, तो हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, और स्प्रिंग भी बढ़िया आराम कर रही है रिलैक्स मोड पे, तो हो जाएगा 0, ठीक है। फाइनली आपको इसी लाइन पे खड़े होकर देखना था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बदलते हैं जब इक्वेशन लगाते हैं तो काइनेटिक फिर से 0 हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ रहा है ये, तो हो जाएगा माइनस ऑफ एम इंटू जी इंटू डी। इस बात का ध्यान रखें पूरी क्लास, ठीक है। और ये अब कंप्रेस कर चुका है ना, तो हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा बच्चों, अब लिखना चाहिए हमें डी का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको, ये टर्म यहाँ ले आओ और ये टर्म भी क्या ले आओ, इधर पे ले आओ, तो आंसर अपना फाइनल मिल जाएगा, ये हो जाएगा mgh, ठीक है। और ये प्लस हो जाएगा तो प्लस करके यहाँ लिख देता हूँ मैं, हो जाएगा mgt माइनस ऑफ 1/2 के डी स्क्वायर। यही बच्चों आपका 0 के बराबर आ रहा है, क्योंकि नेट वर्क डन यहाँ पे कंजर्वेटिव फॉर्म में एक साइकिल पे 0 ही कहलाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा और स्पेसिफिक होना चाहिए था, तो बच्चों यही आपका आंसर कहलाएगा फिलहाल अभी। तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको, m इंटू जी लिखा है, यहाँ पे h प्लस डी आ जाएगा, नेगेटिव लगा के 1/2 और के डी का स्क्वायर, ये अपना आंसर है। और ऑप्शन नंबर 1 आपको मार्क करना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे अप्रोप्रिएट और स्पेसिफिकली पूछना चाहिए था इसको, कि कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं और भी इसको किस पॉइंट पे पूछा गया है, या इसको स्पेसिफाई करना था कि मेन पोजीशन से आंसर करना है या अपन को एक्सट्रीम पोजीशन से आंसर करना है, ऑलरेडी स्ट्रेट स्प्रिंग है या क्या क्या, और डिटेल होना चाहिए था इसको, ठीक है। तो फिलहाल जो कोई डेटा अपन को गिवन है उससे हमें समझ में आ रहा है कि ये अपना आंसर होना चाहिए बच्चों, ठीक है, ओके। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 39 में क्वेश्चन है, अपन को 300 जूल वर्क करना है ना, वर्क इज डन इन स्लाइडिंग अ 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर ना। तो ऐसा कोई इंक्लाइन प्लेन अज्यूम कर लीजिए आप लोग, जिसका हाइट बच्चों 10 मीटर है, और किसी ब्लॉक को यहाँ पर लिफ्ट करने के लिए जो वर्क लगा है ना, वर्क डन ऑन द ब्लॉक, इट इज़ गिवन एज 300 जूल्स। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो 300 जूल्स ये अपने 300 जूल्स को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन बताना है क्योंकि हाइट 10 मीटर तक लेकर गया है, विच मीन्स जो वर्क दिया है वो अपन को दिया हुआ है 300 जूल्स, ठीक है। लेकिन ये ब्लॉक जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कुछ एक्वायर्ड होगी, जो वर्क डन के इक्वल टू आनी चाहिए अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, है ना। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा m इंटू जी इंटू एच। तो मास कितना है हमारे पास 2, जी कितना है 10, और हाइट भी कितना हो जाएगा बच्चों 10। तो आंसर हो रहा है हमारे पास 200। साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 200 इसका पोटेंशियल एनर्जी है और काम हमने 300 का किया था। इसका मतलब क्या है, जो फ्रिक्शन ने लॉस कंप्लीट किया हमारा, जो लॉस में ले गया वो कितना ले जाएगा 300 माइनस 200, दैट शुड बी 100 जूल्स, और अपना आंसर हो जाएगा 100 जूल्स, ओके। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 प्रोपोर्शनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी बताइए अपन किसी स्प्रिंग की, वो 2 सेंटीमीटर को अगर एक्सटेच करते हैं तो u है, मतलब आपके पास x1 का टर्म दिया है वो है u, ठीक है। और एक ही स्प्रिंग है उसके पास एक ही कांस्टेंट होगा, और लिखा हुआ है यहाँ पे स्प्रिंग स्ट्रेच बाय ये नेक्स्ट डिस्टेंस दे दिया है, तो हो जाएगा x2। तो एनर्जी स्टोर्ड बताना ही मतलब आपको u2 का टर्म बताना है। कहने का इतना सा मतलब है इसका कि ये आपके पास स्प्रिंग हो जाएगी बच्चों, एक बार इसको एक्सटेंड कर रहा है वो कितने डिस्टेंस पे x1 पे, और दूसरी बार एक्सटेंड कर रहा है इसको x2 डिस्टेंस पे। तो स्प्रिंग तो सेम है, ठीक है, के का टर्म। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू दोनों कंडीशन के लिए फॉर्मूला कौन सा होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, हाफ और के बच्चों कांस्टेंट होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किस पे कर जाएगा, आपके एलोंगेशन के लेंथ के स्क्वायर पे। तो लिख सकते हो जैसे यहाँ पे u2 डिवाइड बाय u1 मस्ट बी इक्वल्स टू x2 डिवाइड बाय x1 का स्क्वायर। तो इसलिए पहले लिख रहा हूँ क्योंकि हमको यही चाहिए,
तो ये हो जाएगा u2 डिवाइड बाई u1 की जगह हो जाएगा u। सेकेंड है बच्चों आपका 8 सेंटीमीटर, पहले थे आपके पास 2 सेंटीमीटर, इन दोनों का मुझे स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे मिल रहा है मुझे 4 का स्क्वायर जाएगा 16, विच मीन्स u2 शुड बी 16 टाइम्स ऑफ u, और यही आपका आंसर है। तो 16u है ना, ये अपना आंसर स्टोर हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि 2 सेंटीमीटर पे u आ रहा है तो 4 टाइम बढ़ाऊंगा तो उसका स्क्वायर में बढ़ेगा। तो क्वेश्चन देख कर भी आप लिख सकते थे, कोई उसमें वो नहीं था। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन और बच गए जो नीट में पूछे गए हैं, मैं जल्दी कंप्लीट कर दूंगा और इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे जिसका नाम है रोटेशन। ओके।